बार बार ये बता रहे हैं कि सर वॉल पे एक बार फिर से आइएगा मेरे साथ, फिर मैं कर्नल नयन के पास जाऊंगी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है तो मैं उनसे चीज़ें नहीं समझ सकती हूँ, आपसे ही समझ सकती हूँ। और सर आप लोगों के पास वायर ऐसा है, इस वक्त आप यहाँ आ नहीं सकते हैं। ये ऐसा वीडियो जारी किया गया है, थोड़ा सा आप इसको समझो। नहीं देखिए, वो जो दिखाने की ये देखिए, ये उन्होंने लॉन्च के टाइम का किया है। अच्छा। कोई भी मिसाइल जब वो लॉन्च कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने वीडियो जारी करने का क्या मतलब? दिस इज प्रोपोगंडा। अभी आप और देखेंगे, नए वीडियोस आएंगे, हो सकता है दो। तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, हमारा बदला खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो अटैक नहीं करेंगे। आप बड़े हमारा अभी बदला खत्म हो गया है, हमारा अगर बदला आप हो करेंगे गया, तब हम करेंगे। अब अगला जवाब हम उसके हिसाब से देंगे जो भी है। अब जैसे ये जो दिखा रहे हैं, दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो है, ये जो लॉन्च हुआ और दूसरी साइड वो रात वाला दिखा रहे हैं जहां वो नीचे को गया। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, जहां आपको दिखाई दे गुब्बारा एक बादल का या धुएं का, प्लस दैट आग, दैट मीन दैट इज द लॉन्च साइड। और जहां आप देखें कोई भी चीज ऊपर से लाइट करती हुई नीचे को आ रही है, दैट मींस ये उसके टर्मिनल साइड की है, दैट इज अमाउंटिंग टू इजराइल साइड। इसका मतलब दोनों जगहों पर उन्होंने कवर लगाया है। आप देखेंगे, आज नहीं तो कल वीडियो आएगा जब वो डिस्ट्रक्शन भी दिखाएगा। कोई 1, 2, 4 मिसाइल जो भी रही होंगी, वो डिस्ट्रक्शन की जरूर दिखाएंगे, चाहे वो प्रोपोगंडा के तौर पर उनके अपने यहाँ की हो। लेकिन ये सब वॉर में होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पूरी वर्ल्ड को दिखाना कि देखिए हमें इतनी ताकत है कि हम इजराइल के ऊपर जा सकते हैं, जबकि यूएस खड़ा है उसके साथ। तो ये तो हमास ने भी दिखा दिया कि इतना लंबा युद्ध हम सामना कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो ये जो आजकल जो नया नॉर्म चल पड़ा है, जैसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की या जो भी वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नया नॉर्म यही है कि हम डायरेक्ट युद्ध में ना पड़े, ये इनडायरेक्ट वाला युद्ध हमारा चलता रहे जी। ये अब एक नया नॉर्म है वर्ल्ड में, जहां पर आप हमेशा देखेंगे कि कंट्रीज डायरेक्टली फिजिकली, यूएस कभी भी अपने ट्रुप्स भेजकर ईरान पर अटैक नहीं करेगा, वो भी इनडायरेक्ट ही करेगा। आप मान लीजिए इजराइल भी ये नहीं करेगा, ईरान भी अपनी फौज नहीं भेजेगा इजराइल, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मेथड ले लीजिए। ये इनडायरेक्ट मेथड जो है ना, ये बड़ा इफेक्टिव पाया जा रहा है कि आप अपना स्कोर भी सेटल कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि ईरान ने एक टेंशन ऑलरेडी क्रिएट कर दी, ऑयल क्राइसिस, कि हो सकता है अगर कल आप मेरे ऊपर और अटैक करेंगे तो ये एक ऑयल क्राइसिस आएगा ही आएगा। ऑलरेडी क्रूड ऑयल के रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट रेट्स हैव गॉन हाई, $16 बढ़ गया है पर शेयर 2 दिन के अंदर, इमेजिन करिए। तो ये एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर भी चल रही है, साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है। और आप बताइए कि ईरान का जर्नल यूएस को चैलेंज कर रहा है कि आप इसके बीच में मत आना, नहीं तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। है उसमें औकात? वो नहीं है, लेकिन आपको ये बोलना होता है, आपको दिखाना होता है पूरी दुनिया को कि इस बार हम तैयार हैं। पर एक चीज मैं छोटी सी ऐड करूंगा, थोड़ा सेंटेंस ऐड करिए। कि जस्ट कि आप देखिए कि यूएस की बेसिस पर ईरान समर्थित ग्रुप हमले करते रहे हैं। तकरीबन अक्टूबर से अभी तक 100 से ज्यादा हमले किए इन्होंने, सीरिया में और इराक में और उनके रेड सी में हुती ने हमले किए। तो ये ईरान में वो डर नहीं है इतना कि ठीक है वो मानते हैं कि यूएस ठोक देगा, लेकिन उसको ये पता है कि डायरेक्ट जो आप बात कह रहे हो ना, कि डायरेक्ट वाली बात क्या यूएस डायरेक्ट आएगा, वो नहीं आएगा। यही कारण है कि इजराइल ईरान इतना बोल्ड हुआ पड़ा है। अनामिक, ठीक है, मैं कर्नल नयन के पास जाऊंगी, लेकिन इस बीच दोनों ही देशों की ताकत कितनी है ये एक ग्राफिक्स दिखा देती हूँ कि दोनों देश कितने ज्यादा मजबूत हैं और किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर आपने हम पे हमला किया तो हम उसका जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए, ईरान की बात करें तो ईरानी एम्बेसी पर इजराइल का अटैक हुआ है, जिसमें इजराइल की तरफ से हमले में यह कहा गया कि इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये साफ किया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन ये कयास लगाए गए ईरान की ओर से कि जो हमले हुए थे वो इजराइल की ओर से ही किए गए थे और उसी की वजह से ईरान पर ये हमले किए गए थे। मैं आपको तस्वीर ताकत की भी दिखाऊंगी, ग्राफिक्स दिखाऊंगी कि आखिर दोनों देशों की ताकत कितनी है और कैसे एक दूसरे पर अपना दबाव बनाने की, दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कर्नल नयन, आज जो स्थिति है इजराइल की, ऐसा नहीं लगता है कि धीरे धीरे दुश्मन और निकलकर सामने आएंगे, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, भले ही कई कंट्रीज का समर्थन हो, लेकिन मुकाबला ग्राउंड जीरो पर आपको ही करना है? बात सिर्फ इजराइल और ईरान के आपस के इस चलती हुई लड़ाई को देख के अगर हम देखेंगे ईमानी तो हम गलत हो जाएंगे। देखिए, इसके पहलू अलग अलग है, अभी कर्नल सिंह भी समझा रहे थे। इस क्षेत्र के अंदर इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है, सबसे मजबूत, सबसे विश्वासपात्र, और ईरान की अगर काट करनी है अमेरिका को तो इजराइल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। सऊदी अरब उसका एक दूसरा जो है जगह हो गई। अब देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड जो हुआ, चाहे वो सऊदी अरब था, यूएई था, बहरीन था, इन सब कंट्रीज के साथ इजराइल के संबंध अच्छे बनाने में अमेरिका लगा हुआ था। उसके साथ ही साथ G20 की जब शिखर वार्ता भारत में हुई
उस टाइम पे एक कॉरिडोर की बात की गई जिसमें सऊदी अरब से लेकर इजराइल को जोड़ते हुए और यूरोप तक एक अलग तेल का यानी ट्रेड का मार्ग खोलने की कोशिश की। ये थे ईरान की आंख की किरकिरी। रही बात अमेरिका और इजराइल का, उनकी आंख की किरकिरी है इजराइल का न्यूक्लियर जो वेपन का प्रोग्राम है वो। अब जो जियोपॉलिटिक्स बदली यूक्रेन के और रशिया के अटैक के बाद, अब आपस में लड़ाई के बाद, इधर चाइना, रशिया और ईरान ने गठबंधन बनाने की कोशिश की। जहां तक तुर्की का सवाल है अर्दोगन का, ये तो बिना मतलब का बिन पैंदी का लोटा है, बस चाहता है कि कभी सऊदी अरेबिया या ईरान की लड़ाई के बीच में कहीं मुस्लिम आईओसी देश का कहीं प्रेसिडेंट बन जाए, शायद वहां तक ख्वाहिश रखता है और अनाप शनाप तरीके की हरकत करता रहता है। जहां तक सवाल है अभी ईरान और इजराइल के बीच का, देखिए अब अमेरिका को पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जब इजराइल को वो जो न्यूक्लियर वेपन जो उसकी किरकिरी है, आग की किरकिरी है अमेरिका की, अब वो इजराइल के माध्यम से इस जगह अटैक करके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को जीरो कर सकता है, मिसाइल प्रोग्राम्स को जीरो कर सकता है। और इस स्टेज पे कोई ये कहे कि आईओसी के देश इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत ट्राई किया ईरान ने, तुर्की की मदद लेके, कहीं पाकिस्तान की मदद लेके, आईओसी की मीटिंग बुला करके, सऊदी अरब को नीचा दिखा करके कि चलो सऊदी अरब को मजबूर किया जाए, मीटिंग बुलाओ, ये तो अमेरिका का प्रॉक्सी है, इस तरह की बातें करके। लेकिन किसी भी देश ने, जॉर्डन हो, मिस्र हो, चाहे आप बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कोई साथ नहीं दिया और ना ही देंगे, ना ही देंगे। मेरा मानना पहले लड़ाई थी कि अगर इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही थी, हम सब ये कह रहे थे उस टाइम पैनल में कि इजराइल अटैक नहीं करेगा ईरान पे, क्योंकि नहीं तो मुस्लिम देशों को इकट्ठा होने का बहाना मिल जाएगा। सर आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, मैं सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, मैं वापस आपसे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। जर्मनी ने ईरानी हमले पर लताड़ लगाई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट को खतरे में डाला है, रसातल के किनारे पर धकेला है, ये जर्मनी कह रहा है। यूएस के बाद रविंदर सर अब जर्मनी का ये बयान, और G7 में इसी पर डिस्कस हो रहा है जिस पर मैं सवाल पूछ रही थी अभी। जी हाँ, डेफिनेटली G7 में एक चीज जो निकल के आएगी, कुछ होगा, ईरान पे कुछ सैंक्शंस और लगाए जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, दैट्स वन। ठीक है। सेकेंडली अगर मैं लॉन्ग व्यू लूँ ना, मेरे ख्याल से आपके साथ में अक्टूबर 7 से काफी टाइम रहा, इजराइल इस समय गाजा में दलदल में फंस गया है। नेतन्याहू उसको अटेंशन डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करना है अपना स्टेटस को, जहां वो अपने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा, इसके चलते उसने नॉर्थ का फ्रंट ज्यादा खोला। और यस, इजराइल के टारगेट में ईरान है पहले से और अभी भी है। गाजा वॉर ना भी होती तब भी ईरान टारगेट था, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, इसमें अब नुकसान किसको हो रहा है? बाय द वे यूक्रेन को हो रहा है, क्योंकि यहां ज्यादा और वेपन्स जाएंगे, पैसा जाएगा, अटेंशन डाइवर्ट होगा, रशिया को फायदा होगा क्योंकि यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। गाजा का मुद्दा को भी थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि गाजा के मुद्दे पे जो अटेंशन इस समय दुनिया का सारा आ गया था वो थोड़ा हट जाएगा, और ये इजराइल का ऑब्जेक्टिव भी है। इस टेंशन पर सर मुझे याद है हम 7 अक्टूबर से ही लगातार, 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि अब यूक्रेन को जो सप्लाई है आर्टिलरी की या जो मदद है और ज्यादा बढ़ेगी, और रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी और लंबा खींचेगा। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत के लिए। सवाल बहुत हैं, समझने बहुत सी चीजें हैं, आगे भी आपसे समझेंगे। फिलहाल महाभारत में इतना ही।